नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम भी वीडियो देखोगे, जिस टाइम भी क्लास लोगे, उसी टाइम का अभिवादन आपको। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, एक बढ़िया सी वीडियो नहीं आई, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसीलिए मैं आज एक अच्छी वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, एक बढ़िया क्लास आपको दे रहा हूँ। सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग, इसको हम साइट इंडक्शन ट्रेनिंग भी बोलते हैं। दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग या साइट इंडक्शन ट्रेनिंग। साइट इंडक्शन ट्रेनिंग या सेफ्टी इंडक्शन मतलब साइट सेफ्टी को दोनों को साइड करो, इंडक्शन ट्रेनिंग पे फोकस करो। इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब होता है कि जब भी आपकी कंपनी में, आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, तब भी दोनों सिचुएशन में कोई नया एम्प्लॉय हो, कोई नया आपका स्टाफ में से हो, कोई नए लेबर हो, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, जब भी आपकी परिसर में, आपके वर्किंग साइट पे काम करने के लिए पहली बार कोई आएगा, तो उसे आपके कंपनी के बारे में, आपकी साइट के बारे में, वहाँ के रूल रेगुलेशन के बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके यहाँ दी जाने वाले सभी फैसिलिटी के बारे में, आपके आने जाने के रास्तों के बारे में, उसको जो जानकारी दी जाती है, जो इंट्रोडक्शन उसको दिया जाता है, उसी को हम इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। और ये इंडक्शन ट्रेनिंग हर एक कंपनी के लिए कंपलसरी होती है। इसके बिना एक इंग्लिश में वर्ड भी बोलते हैं, नो इंडक्शन नो वर्क। तो इंडक्शन ट्रेनिंग हर एक वर्कर के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी होती है। और ये इंडक्शन ट्रेनिंग देता कौन है? ये इंडक्शन ट्रेनिंग हमारे HSE के जो सुपरवाइज़र या ऑफिसर होते हैं वही देते हैं। हमारे हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं वही देते हैं। अब ये जिम्मेदारी ऑफिसर खुद उठा सकता है, अपने सुपरवाइजर्स को भी दे सकता है। आप अगर फ्रेशर हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते, आप भी थोड़े से दिन के बाद वो चीज़ें सीख के ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। और करना ही पड़ेगा, आपको ये जिम्मेदारी मिलेगी भी, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर नहीं बैठा रहेगा वहाँ पे इस काम के लिए, उसको और बहुत सारे काम होते हैं। तो नो इंडक्शन नो ट्रेनिंग। कोई भी पहली बार आएगा तो उसको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर होती है कि इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है और किस लिए ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है तो क्लियर नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि जब पहली बार कोई भी कॉन्ट्रैक्टर लेबर हो या कोई एम्प्लॉय हो, वो जब हमारी कंपनी में, हमारी साइट पे काम करने के लिए आता है, वो इंडस्ट्री में हो या कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं भी काम के लिए आता है, तो उसने कहीं अलग जगह काम किया होता है और यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ के रास्ते अलग हैं, यहाँ काम करने के तौर तरीके अलग हैं, यहाँ का डिज़ाइन, यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ जो काम चल रहा है, वर्क ऑफ नेचर, वो अलग है। तो इसके बारे में उसको जब प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जाके नुकसान होगा। रास्तों का नहीं पता होगा, काम के तरीके क्या है नहीं पता होगा, फैसिलिटीज़ कहाँ, यूटिलिटीज़ हमें कहाँ दी गई है वो सब नहीं पता होगा। इसीलिए उसको इंडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम उन्हें बताएंगे, साइट वर्किंग टाइम या आवर्स, साइट वर्किंग टाइम या साइट वर्किंग आवर्स। कि भाई यहाँ हमारे सोमवार से शनिवार, अब इंग्लिश वालों के लिए भी लिख देता हूँ, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू संडे कितने दिन काम चलता है। अब इसके बाद आता है टाइमिंग, कि भाई टाइम क्या है। टाइम मतलब 8 AM से आपके शाम को 8 AM या आपका 9 AM से PM या आपका 9 AM से 7 PM या जो भी आपके वहाँ पे 12 घंटे की है या 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट काम करते हैं, 8 घंटे की 2 शिफ्ट काम करते हैं या 12 घंटे की एक ही शिफ्ट काम करती है, तो वो वहाँ पे हमें उसका टाइम, उसके घंटे और दिन, किस किस दिन, अगर अलग अलग है भाई, सोमवार से शुक्रवार तक
हमारे यहाँ पे 9 बजे से लेके और रात को 10 बजे तक काम होता है, और शनिवार रविवार हमारे यहाँ पे 9 बजे से लेके सिर्फ 5 बजे तक काम होता है। तो ये हमें उनको बताना पड़ेगा, टाइम उन्हें बताना पड़ेगा, छुट्टी किस टाइम होती है ये भी हमें उन्हें बताना होगा। अब साइट वर्किंग आवर्स के बाद ये उनको कंप्लीटली अच्छे से समझा दिया, तो नेक्स्ट आपको उन्हें बताना होगा साइट लोकेशन, कि भाई पहली बार आए हो, किसी से फ़ोन पे बात करवा के या अपने वर्कर अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ या किसी के साथ अभी पहुंच गए हो, लेकिन साइट की लोकेशन के बारे में उन्हें बताना पड़ेगा कि सबसे पहले तो लैंडमार्क जो है वो यहाँ का क्या है, जिस प्लांट में काम करने आए हो वो क्या है, वो NTPC है या IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, या HPCL है या BHEL है, ये कंपनी है जहाँ पे ये जगह जिसकी है, यहाँ पे काम चल रहा है। अब आता है उसका एड्रेस, अब उनको एड्रेस समझाना है कि फलाना फलाना कंपनी, फलाना रोड, और जहाँ भी उसकी लोकेशन होती है इतना रोड, इतने माइलस्टोन पे, इसके पास में कोई लैंडमार्क जो है वो भी, और इतनी बड़ी कंपनी इंडस्ट्री खुद ही लैंडमार्क होती है। तो जो भी हो कंप्लीटली उन्हें पहले साइट लोकेशन की कंपनी कौन सी है, उसके बाद उसका एड्रेस क्या है वो बताना है, और अगर कोई कहीं खो जाए ना मिले या किसी ऑटो वाले को बस वाले को जगह बतानी हो, इसके लिए ये डिटेल हमें देना जरूरी है। टेलीफोन नंबर भी उन्हें बताए जाएंगे कि इस टेलीफोन पे बात करके आप जगह या लोकेशन पता कर सके, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए कोई पंजाब का, कोई राजस्थान का, गुजरात का या MP का आदमी है और वो केरल में जाके या तमिलनाडु में जाके या आंध्र प्रदेश में जाके नौकरी कर रहा है, तो वहाँ उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो ऑटो वाले को या टैक्सी वाले को किसी को नहीं बता पा रहा है, तो उसके लिए फ़ोन नंबर है कि फ़ोन करके और उससे बात करवा दी जाए ताकि उसको जगह मिले, या उसको लिखा हुआ एड्रेस दे दिया जाए कि इस एड्रेस पे पहुंचना है। तो चलिए 2 चीज़ हो गई आपकी, साइट लोकेशन के बारे में आपने बता दिया कंप्लीटली। नेक्स्ट, अब आपको प्लान ऑफ द साइट, प्लान ऑफ द साइट, आपका जो कंपनी है या आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट है पूरी की पूरी, वो उसका प्लान समझाना है कि ये यहाँ पे उनको ये बताना, आप जहाँ बैठे हैं ये ऑफिस कंपाउंड है, यहाँ से एक रास्ता सीधे जाके राइट में मुड़ता है और वहाँ से जाके फिर लेफ्ट में जाता है, तो वहाँ पे जाके आपका कैंटीन है। अब यहाँ से सीधे जाएंगे तो सीधे जाके अगर वापस राइट में मुड़ेंगे तो वहाँ पे साइट का स्टोर है। आप ऑफिस से या स्टोर से सीधे जाएंगे तो कितनी दूरी पे जाने के बाद वहाँ पे आपकी फैसिलिटी, यूटिलिटी जो होती है, टॉयलेट बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। अब इसके बाद हमें बताना है कि ऑफिस के पास में साइट में इतनी दूरियां जहां भी एक असेंबली पॉइंट है, असेंबली पॉइंट जो होता है उसको चलिए हम लंबा नहीं लिखेंगे, असेंबली पॉइंट, जहां पे किसी भी तरह की इमरजेंसी में सभी लोगों को इकट्ठा होना होता है। ऑफिस के पास में साइड में यहाँ पे हमारा फर्स्ट एड रूम है। तो इस तरीके से, और कहाँ से गाड़ियाँ हैवी व्हीकल आते हैं तो आपको नहीं जाना है, और कहाँ से पैदल आपको चल के जाना है, ऑफिस से किस तरफ जाएंगे तो मेन गेट है। इस तरह का पूरा साइट का प्लान जो है वो हमें बताना होगा। कैंटीन कहाँ है जहाँ आपको खाने पीने को मिलेगा, आपकी फ्रेश होने के लिए या बाथरूम टॉयलेट कहाँ पे है, फर्स्ट एड बॉक्स आपको कहाँ मिलेगा, फर्स्ट एड कहाँ बैठे मिलेंगे, किसी से रिपोर्ट करना है तो ऑफिस में सेफ्टी का ऑफिस कौन सा है, मैनेजर का ऑफिस कौन सा है, सिविल इंजीनियर्स जहाँ बैठते हैं वो ऑफिस कौन सा है, मैकेनिकल वालों का ऑफिस कौन सा है, स्टोर कहाँ पे हैं, रास्ते कौन से हैं, इसको बोलते हैं प्लान ऑफ द साइट, जो हमें हर एक एम्प्लॉय को, हर एक वर्कर को इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान समझाना है, बताना है, क्लियर करना है। अब लेते हैं जो हमारा
कंपनी है, जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर हैं, यानी कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारी जो अपनी कंपनी है उसकी साइट मैनेजमेंट टीम के बारे में बताना है। साइट मैनेजमेंट टीम के बारे में हमें बताना है। साइट मैनेजमेंट टीम में मतलब ये कि यहाँ पे पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, उनका ये नाम है। उसके बाद आप बता दीजिए कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आपको किससे मिलना है, कोई काम है तो, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कौन है जिससे आपको मिलना है, और सेफ्टी में आपको ऑफिसर कौन है वो बताना है कि यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो कौन है, और सेफ्टी में इसके बाद सुपरवाइज़र, उनकी साइट पे आप रहोगे या कोई और रहेगा, सेफ्टी सुपरवाइज़र कौन होगा जिसको सबसे पहले वो किसी भी चीज़ की रिपोर्ट करेंगे, कोई अनसेफ एक्ट या कोई ज़रूरत है या कोई रिक्वायरमेंट है वो किसे रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद फर्स्ट एड वालों का, फर्स्ट एड के 1 है 2 है 3 है, कितने आदमी हैं फर्स्ट एड में, उन सभी के नाम बतौर इनके नाम बताने हैं आपको कि जरूरत पड़ने पर वो किसी से पूछ सके कि फलाना सर कहाँ मिलेगा, मुझे उनसे काम है। तो इन सभी के नाम आप उनको बताएंगे कि हमारी साइट मैनेजमेंट टीम में कौन कौन है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद आता है वेलफेयर फैसिलिटी के बारे में हमें बताना है। वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में आपको बताना है। अब वेलफेयर फैसिलिटीज मीन्स, वेलफेयर फैसिलिटी मतलब टॉयलेट कहाँ पे है और साइट पे कितनी जगह है, किस किस लोकेशन में है। इसके अलावा आपको बताना होगा वॉशिंग एरिया, किसी को आंख धोनी है, हाथ धोना है, मुंह धोना है, या उसको पीने का पानी चाहिए। ठंडा पानी कहाँ मिलता है, कहीं सर्दी के एरिया में हिमालय के अंदर कहीं कोई प्रोजेक्ट चलता है तो वहाँ पे बहुत ठंड रहती है, तो वहाँ गर्म पानी कहाँ पे किस एरिया मिलेगा। अब अगर किसी को पीने के लिए राजस्थान में है, उड़ीसा में है, एमपी में है, गर्मी के टाइम में ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो वैसी जगह में पीने के लिए ठंडा पानी चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा। वो सारी चीज़ें वॉशिंग एरिया के बारे में, या इसको हम ड्रिंकिंग वाटर का अलग से होता है तो बता सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर कहाँ मिलेगा और किस एरिया में, कितनी जगह में मिलेगा। और ड्राइंग रूम, आराम करने के लिए अगर है कोई तो ड्राइंग रूम कहाँ है, या उसको आप रेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। रेस्ट रूम भैया कहाँ है। इसके बाद कैंटीन कहाँ है, जहाँ किसी को भी खाने पीने को जलपान वगैरह मिलेगा। तो हमें हमेशा ये चीज़ें याद रखनी है कि उनको बताना है टॉयलेट में आप जब भी जाएंगे गंदगी नहीं करेंगे, वॉशिंग एरिया में कहीं जाएंगे पानी वेस्ट नहीं करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर आप सिर्फ पानी पिएंगे और तुरंत बंद करेंगे टैप को, पीने का पानी आप बर्बाद नहीं करेंगे। ड्राइंग रूम में जब आप रेस्ट के लिए जाएंगे तो वहाँ जब भी बाहर निकलेंगे तो फैन या लाइटें जो है वो ऑफ करके निकलेंगे। कैंटीन में जहाँ आप खाना खाने जा रहे हैं वहाँ पे आपको कूड़ा कचरा नहीं फैलाना है, किसी तरह का रबिश मटेरियल इधर उधर नहीं फेंकना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको साइट के रूल समझाने हैं, साइट रूल्स आपको समझाने हैं, और ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि साइट पे रूल्स बहुत सारे होते हैं। तो कुछ एक सारे तो मैं नहीं बताऊंगा, आप जब साइट पे जाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि साइट पे या किसी इंडस्ट्री में आप कंपनी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या क्या रूल फॉलो किए जाने चाहिए और क्या क्या वहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहला रूल तो यही है कि जो भी साइट पे आएगा वो बिना इंडक्शन के काम करने के लिए अलाउ नहीं होगा, काम करने के लिए नहीं जाएगा चोरी से भी, यानी कि नो इंडक्शन नो वर्क का रूल फॉलो करना है। अगला, आपको जब साइट पे कोई भी एंट्री करेगा और काम खत्म करके जब बाहर जाएंगे तो उनका एंट्री करने का भी साइन सिग्नेचर एंट्री होनी चाहिए साइट पे, और जब काम वो खत्म करके वापस जाएंगे तो भी उनकी एंट्री होनी चाहिए, इनकी भी और आउट की भी। उसके बाद जितने भी पीपीज जिसको ज़रूरत हो वो सभी पीपीज पहन के काम करेगा। अगर गड्ढे में कीचड़ में कंक्रीट में काम कर रहे हैं गमबूट पहन के काम करेंगे, जनरल काम कर रहे हैं तो सेफ्टी शूज़ पहन के काम करेंगे, हेलमेट हमेशा विद चेन स्ट्रिप कम्प्लीटली लगा होगा।
कहीं आप कंक्रीट का या ऐसा काम कर रहे हैं तो रबर के ग्लोव्स पहन के काम करेंगे। चिपिंग या रेत मिट्टी क्या आंखों में जा सकता है, ऐसा काम कर रहे हैं। या कटिंग कहीं पे कर रहे हैं, वेल्डिंग चल रही है तो आई प्रोटेक्शन लेके जाएंगे। कहीं हैवी मशीन के पास काम कर रहे हैं तो ईयर मफ या ईयर प्लग लगा के काम करेंगे। हाइट पे काम करना है तो सेफ्टी बेल्ट लगा के काम करेंगे। इस तरह से जितने भी सेफ्टी पीपी ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे पहन के काम करेंगे। ये रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपको सेम और जो उस साइट पे आपको मिलेंगे वो सभी रूल्स नए वर्कर या एम्प्लॉयज़ को बताना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। और ये चीज़ें ऐसे थोपनी नहीं है किसी पे, उनको ये चीज़ें इस तरीके से बताना है कि उनको लगे हाँ यार अगर मैं इस तरीके से काम नहीं करूँगा तो मेरा ही नुकसान होगा, मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ऐसे आपको उनको ये चीज़ें समझानी है। इसके बाद कोई भी ड्रग, अल्कोहल या किसी तरह का भी नशा करके साइट पे नहीं आएगा, बिल्कुल अनाधिकारिक होगा, किसी को अलाउ नहीं किया जाता है। और समझा देंगे आप उनको कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का नशा किए हुए पाया गया, करते हुए पाया गया, नशे में पाया गया, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको साइट से निकाल दिया जाएगा। दोबारा उसको एंट्री भी नहीं मिलेगी। किसी तरीके का हाई वॉल्यूम बजने वाला कोई टैप रिकॉर्डर सिस्टम, कोई रेडियो, कोई म्यूजिकल सिस्टम साइट पे परमिटेड नहीं होता है, क्योंकि बहुत तेज आवाज़ में जब कहीं पे कोई गाने वाने बज रहे होंगे तो दूसरी साइड पे कोई गाड़ी बैक हो रही है या कहीं पे कुछ और काम हो रहा है, कोई मशीन चल रही है, तो किसी को पता नहीं चलेगा मेरे पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ गाने बज रहे हैं, उसका ध्यान करना। खुद कोई गाने में इतना मशगूल हो जाता है, कभी कभी गाने सुनते सुनते उसको पता नहीं चलता है कि वो मशीन किधर किधर चला दिया उसने, गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को कभी अलाउ नहीं किया जाता है। इसके बाद कोई भी फूड या ड्रिंक आप जब भी कहीं करेंगे वेलफेयर फैसिलिटी में, यानी कि आप कैंटीन में कहीं जाते हैं, चाय पानी की जो टपरियाँ होती हैं साइट पे भी काफ़ी सारी होती हैं, और इंडस्ट्री में तो कैंटीन अलग जगह पे होता है, तो वहाँ आपने जो भी कूड़ा कचरा होगा, खाने के बाद खाली पैकेट होते हैं, खाली बोतलें होती हैं, या खाने के बाद जो प्लेट या डिस्पोजल होते हैं, वो आपको डस्टबिन में ही डालने हैं। वो इधर उधर कहीं भी गिराना नहीं है। खाना भी आपको वहाँ पे बर्बाद नहीं करना है। और अगर ऐसा हो कि आपकी कंपनी में कई जगह कई साइट ऐसी होती हैं, आप में से कुछ एक को अभी पता होगा, जो पुराने काम कर रहे हैं, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, कुछ कंपनी इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जिनमें मोबाइल अलाउ नहीं होते हैं, आप पर्सनल मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ उनको आपने क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि अगर गलती से भी कोई ले आया या जानबूझ के चोरी से फ़ोन ले आया और वो पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है और साइट से उसको निकाल दिया जाएगा। हमारी साइट पे जो डेबरीज निकलती हैं, जो कूड़ा कचरा होता है, जो स्क्रैप निकलता है, उसको स्क्रैप यार्ड में ही फेंकना है। वो येलो कार्ड और एक रेड कार्ड का जो सिस्टम होता है वो शायद अभी समझ में नहीं आएगा आपको, और ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइटों में उसको फॉलो भी नहीं किया जाता, इसलिए मैं कार्ड के बारे में नहीं बात करूँगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्क्रैप यार्ड होता है कि जितना भी कूड़ा कचरा, सरिया जो मुड़ा हुआ एक्स्ट्रा बच गया, जो पाइप बच गए या कुछ और बहुत सारी डेबरीज जो हैं, उनको स्क्रैप यार्ड में ही जाके फेंकना होता है। इसके अलावा जब भी ये वर्कर को आपने ऐसा बोलना है कि जब आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या मैकेनिकल इक्विपमेंट, कोई भी मशीन किसी तरह की इस्तेमाल करने के लिए दी गई है, तो पूरा दिन आप उसको सेफ्टी के साथ इस्तेमाल करेंगे, सही सलामत। और शाम को जाते टाइम जहां आपको बताया जाए, जिस स्टोर में जमा कराने के लिए बोला जाए, आप वहां पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको जमा करा के, डिपॉजिट करके और सिग्नेचर करके ही वहां से निकलेंगे। मशीन को जहां काम किया वहीं पे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसके अलावा कहीं भी आपको साइट पे कोई खतरनाक मटेरियल पड़ा हुआ दिखता है या खतरनाक कोई अनसेफ एक्ट आपको दिखाई दे, या आपके सामने कोई अनसेफ कंडीशन, ऐसी स्थिति आए कि आपको लगे कि हाँ मुझे या मेरे साथी कामगार को नुकसान हो सकता है, तो तुरंत आप सेफ्टी वहाँ जो भी सुपरवाइज़र होगा या आपका सुपरवाइज़र हो या कोई भी कंपनी का सुपरवाइज़र हो, उसको तुरंत आप संपर्क करेंगे, उसको उसके बारे में अवगत कराएंगे, बताएंगे, और उसके बाद आके सेफ्टी ऑफिसर या जो भी कंसर्न ऑफिसर होगा वहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपके लिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाएंगे, तब आप काम करेंगे। इस तरीके से आपने वर्कर्स, मजदूर के लिए बहुत एक प्यारे तरीके से ये मैसेज देना है। उसके बाद अगले आप यह बात बोल सकते हैं, नो स्मोकिंग जोन। साइट पे कहीं पे भी कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि नो स्मोकिंग जोन में ही आपको स्मोकिंग नहीं करना है, नहीं, कोई भी एरिया हो, कहीं पे भी किसी भी साइट पे स्मोकिंग अलाउ होती ही नहीं है।
क्योंकि स्मोकिंग करने के सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा हैजार्ड खतरा ये होता है आग लगने का, और वो कहीं पे भी लग सकती है। और स्मोकिंग करने वाला कहीं भी स्मोकिंग कर सकता है। बुझी हुई सिगरेट सोच के उसको फेंक देगा, वो जला सकता है। बुझी हुई तिल्ली माचिस की फेंक देगा तो वो भी आग लगा सकती है। इसके बाद साइड पे कहीं भी अगर किसी तरह के साइनेज लगे हुए हैं, किसी तरह के रोड के डायरेक्शन लिखे हुए हैं, या कुछ और लिखा हुआ है, या कहीं पे फेंसिंग की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, कोई बाड़ की गई है, वहाँ पे बाड़ बोलते हैं ना, बाड़ा लगा देते हैं कि उसको कोई पार नहीं करेगा, या डस्ट स्क्रीन कहीं पे लगी हुई है, तो बिना परमिशन के, बिना जानकारी के उसे कोई भी छेड़ेगा नहीं, उसे वहाँ से कोई भी हटाएगा नहीं। उसके अलावा अगर कहीं पे साइड पे कोई गैस है या गैस की पाइपलाइन है, कोई पानी है या पानी की पाइपलाइन है, या पानी का रिजर्वायर है, पानी का टैंक है, या कोई इलेक्ट्रिकल सर्विस है किसी तरह की, तो कोई भी आदमी कभी भी कंस्ट्रक्शन के दौरान उन चीज़ों को नहीं छेड़ेगा, कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा उनके साथ। उसके अलावा स्कैफोल्डिंग अगर कहीं है, स्कैफोल्डिंग हाइट काम चल रहा है और स्कैफोल्डिंग कहीं लगाई गई है, तो स्कैफोल्डिंग के अंदर या उसके पास में जाना या उस पर चढ़ना किसी के लिए भी अलाउ नहीं होता है, जब तक वो किसी को परमिटेड वहाँ पे ना किया जाए। यानी कि परमिट दिया जाएगा तो उस परमिट के साथ में कितने लोग वहाँ काम करेंगे, कौन कौन करेंगे, क्या काम करेंगे, वो भी लिखा हुआ रहेगा, तो उतने ही लोगों को अलाउ किया जाएगा। बिना परमिट के, बिना परमिशन के कोई भी इंसान स्कैफोल्डिंग के पास में नहीं जाएगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। उसे असेंबल करने और डिसेंबल करने के लिए भी वही लोग अलाउ हैं जो एक्सपीरियंस हैं, जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, या जिन्हें वर्कर कॉन्ट्रैक्टर ने आके हमें बोला है कि सर ये मेरा स्कैफोल्डर है, ये सर्टिफाइड है। उसके अलावा कोई भी काम नहीं करेगा। स्टोर में किसी भी तरीके का सामान वर्कर लेबर को लेके आना है या वापस रख के आना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के पहुंचाना है, तो बहुत ही सेफ मैनर में, सुरक्षित तरीके से, जैसा सेफ्टी ऑफिसर ने टूल बॉक्स मीटिंग में या ट्रेनिंग में बताया जाएगा, उसी के हिसाब से आप उसको हैंडल करेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर के जितने भी लोग होंगे, अगर कोई वेल्डर है तो वो वेल्डिंग के लिए सर्टिफाइड होना चाहिए, किसी को क्रेन चलानी है तो वो क्रेन चलाने में सर्टिफाइड होना चाहिए, किसी को स्कैफोल्डिंग का काम करना है तो वो उस स्कैफोल्डिंग के काम करने में लिए एक्सपर्ट होना चाहिए। अगले साइट रूल्स के बारे में काफ़ी सारे हो गए, फिर भी थोड़े से एक आध और बताता हूँ आपको मैं। स्कैफोल्डिंग को इरेक्शन करना हो, डिसमेंटल करना हो, तो पहले उसके लिए ट्रेनिंग ली जाएगी, पहले उसके लिए एक सेफ्टी ऑफिसर द्वारा उनकी टूल बॉक्स मीटिंग की जाएगी या स्पेशली स्कैफोल्डिंग की ट्रेनिंग कराई जाएगी। उसके बाद ही मतलब कैसे असेंबल करना है, कैसे उसको डिसमेंटल करेंगे, कैसे उस पर चढ़ के जाएंगे, क्या क्या मटेरियल उस पर इस्तेमाल करेंगे, और किस खतरे से आपको बच के रहना है, मटेरियल को आप कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, वो सारी चीज़ें जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलती है तब तक स्कैफोल्डिंग का, इरेक्शन का या डिसमेंटलिंग का काम आपको नहीं करना। सूटेबल ट्रेनिंग होने के बाद ही आपको काम करना है। इसके बाद आता है कि स्कैफोल्डिंग जब तैयार हो जाए तो ये उस कॉन्ट्रैक्टर या उन मजदूरों की या उस एम्प्लॉय का काम है, जिम्मेदारी है, जो उसके साथ काम करने वाला है या जो स्कैफोल्डिंग के साथ में मजदूरों से काम करवाने वाला है, वो सेफ्टी डिपार्टमेंट को आके बताएगा। फिर उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। इंस्पेक्शन में अगर वो बिल्कुल सही खरा उतरता है कि हाँ इस स्कैफोल्डिंग को बिल्कुल एकदम सही तरीके से इरेक्ट किया गया है, इसका इरेक्शन बिल्कुल सही है, इस पर सेफली आप काम कर सकते हैं, तभी उस पर काम शुरू किया जाएगा। तब तक कोई भी लेबर, वर्कर, एम्प्लॉय या सुपरवाइजर अलाउ नहीं होगा काम करने के लिए। अब किसी भी इक्विपमेंट का मिसयूज नहीं करना है, गलत तरीके से उसको नहीं चलाना है। भाई आप कोई भी इक्विपमेंट्स, चाहे हैंड टूल हो चाहे पावर टूल हो, जो मशीन जिसके लिए बनाई गई है वही काम करना। आप ऐसा नहीं है कि कटिंग लोहा काटने की मशीन से लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी काटने से आप लोहा काट रहे हैं, या आप ड्रिल करने की मशीन में कुछ जुगाड़ करके आप स्क्रू लगा रहे हैं, स्क्रू लगाने की मशीन से आप ड्रिलिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जहाँ चाबी लगानी चाहिए वहाँ पाना लगा रहे हैं, जहाँ पाना लगाना चाहिए वहाँ पे चाबी लगा रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। और किसी भी तरीके की एक्टिविटी को जब तक वहाँ कोई रिस्क असेसमेंट या सेफ वर्किंग मेथड या जॉब सेफ्टी एनालिसिस तैयार करके वहाँ साइट पे सेफ्टी ऑफिसर उसको चेक नहीं कर लेता है और उसको पास नहीं कर देगा, तब तक वहाँ कोई भी लेबर की, कोई वर्कर, कोई ठेकेदार, कोई भी सुपरवाइजर हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो काम स्टार्ट नहीं होने देगा।
ठीक है, साइट रूल काफ़ी सारे हो गए हैं और आपको साइट पे जाने के बाद और भी बहुत सारे ऐसे रूल्स पता चलेंगे, इससे भी और कई गुना ज़्यादा रूल्स होंगे। वो सब भी आपने बहुत ही प्यार से, प्रेम से, एक तरीके से उन मजदूरों के या उन एम्प्लॉयज़ के सामने जिसको आप इंडक्शन दे रहे हैं पेश करना है, ताकि उनको वो हेडक ना लगे, वो उस चीज़ों से सच में सीखे कि हाँ ये हमारे फ़ायदे की बात बता रहे हैं और ऐसे ही हमें साइट पे करना है, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। फिर आपको इसके बाद साइट रूल्स के बाद में साइट पे जो हैजार्ड्स हैं, जो मेन मुख्य हैजार्ड्स होंगे उनके बारे में, पोटेंशियल हैजार्ड हैं या साइनिफिशेंट जो हैजार्ड हैं उनके बारे में जिक्र करना है कि भाई अगर कोई कन्फाइंड स्पेस का काम चल रहा है तो आपको बताना है कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले क्या क्या चीज़ पहले ध्यान देनी होगी, किस तरीके से इंस्पेक्शन होगा, आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। क्रेन अगर चल रही है तो क्रेन से जब लिफ्ट करना है तो सामान को किस तरीके से बांध के उठाना है, और जब उठाना है तो वहाँ आसपास में कोई नहीं रहना चाहिए, इशारे कैसे देने हैं, सामान को कितना सामान एक बार में क्रेन से उठा सकते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि खतरे तो इन्हीं चीज़ों में होते हैं ना सारे। उसके बाद किसी मशीनरी को, किसी प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या कहीं पे एक्सकावेशन का काम चल रहा है तो उसमें क्या क्या खतरे होते हैं, क्या क्या हैजार्ड्स होते हैं। हाइट वर्क अगर चल रहा है तो हाइट वर्क में क्या क्या हैजार्ड्स होते हैं, क्या खतरे होते हैं, वो सभी हैजार्ड्स के बारे में आपको एक बार उन सभी के सामने जिक्र करना है, उन सभी को समझाना है, उन सभी को इसके बारे में अवगत कराना है। अब आगे हाउसकीपिंग के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। हाउसकीपिंग के बारे में बिना बोले आप इंडक्शन ख़त्म नहीं करेंगे। वर्कर्स को हाउसकीपिंग के बारे में इसलिए बताना है क्योंकि हाउसकीपिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और फ़ायदे जानने के लिए मैंने स्पेशल हाउसकीपिंग पे एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें हाउसकीपिंग के कितने फ़ायदे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो आप देख सकते हैं। इसलिए हाउसकीपिंग के बारे में आप उनको बताएंगे कि भाई कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, खाने की जगह पे आप कूड़ा नहीं करेंगे, टॉयलेट बाथरूम को आपने साफ़ सफाई रखनी है, पीने का पानी आप इधर उधर बिखराएंगे नहीं, खाना खाने के बाद जहाँ आप खाना खाएंगे वहीं पर धो के बर्तनों को, चावल वावल खाने की चीज़ें वहीं फेंकते रहेंगे, वहाँ प्रदूषण होगा, वहाँ पर कीड़े होंगे, वहाँ पर मच्छर पैदा होंगे, गंदगी होगी, वो सबके लिए ख़राब होगा, सबके लिए गलत होगा। और कहीं पे भी फालतू में तेल नहीं बिखराना है। काम करने के बाद वहाँ पे साफ़ सफाई करके ही आपको काम ख़त्म करना है। कोई डेवरेज, कोई एक्स्ट्रा कूड़ा कचरा या फालतू के सरिये, पाइप, लकड़ी के गुटकिया कुछ भी अगर पड़ा है तो उनको काम ख़त्म होने के बाद या जैसे ही आपकी एक एक्टिविटी ख़त्म होती है तो उनको आप साइड करेंगे, एक जगह डालेंगे, डस्टबिन बनाएंगे, उसमें डालेंगे। इस तरीके से आपको उन्हें हाउसकीपिंग की महत्वाकांक्षा जो है, उनका महत्व क्या है हाउसकीपिंग का, ये भी समझाना है साथ में। फिर फर्स्ट एड की बात करते हैं। तो फर्स्ट एडर का आपने नाम अभी तक बताया था, लेकिन आपने उनको कंप्लीटली फर्स्ट एड के बारे में, कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन फर्स्ट एड की बेसिक जानकारी में मतलब ये देना है कि आपकी साइट पे 2, 3 या 1 जितने भी होंगे, इतने नाम के ये नाम होगा उनका फर्स्ट एडर है, और वहाँ पे लोकेशन में बैठे मिलते हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ की भी वो दवाई बूटी करेंगे, इस चीज़ की भी आपको दवाई देंगे, और आपको ऐसी ऐसी कोई भी चोट लगेंगी इस तरह की, तो उन सभी चोट के लिए यहाँ पे आपको ट्रीट किया जाएगा। और सभी फर्स्ट एडर हमारे फलाने कोर्स करके आए हुए हैं और वो सर्टिफाइड फर्स्ट एडर हैं, बहुत अच्छी आपकी मदद करेंगे। कभी कोई चोट लगी, कोई बीमारी हुई, या आपको चक्कर आए, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आप तुरंत वहाँ पे काम करने वाले सेफ्टी सुपरवाइज़र को, या जो आपका सुपरवाइज़र हो, या आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, ठेकेदार हो, उन सभी को बोल के आप पहुँच सकते हैं हमारे फर्स्ट एड में। यहाँ आपको सारी की सारी सुविधाएँ दी जाएंगी, और मेरे ख्याल से काफ़ी है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा एक रहता है, मैं आपको एक्सीडेंट रिपोर्टिंग के बारे में और बता दूं। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, अब ये भी हमें हमारे हर एक एम्प्लॉय या वर्कर जो इंडक्शन ट्रेनिंग में आया उसको बताना है। क्या बताएंगे कि भाई हर एक साइट पे एक्सीडेंट लॉगबुक होती है, तो तुम्हारी साइट पे कोई भी हर एक एक्सीडेंट, वो चाहे नियर मिस एक्सीडेंट हो, वो फैटल एक्सीडेंट हो, या कुछ भी हो, वो सभी होता तो इंसिडेंट ही है। हर एक तरह का एक्सीडेंट इंसिडेंट ही होता है। तो एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट की बुक होती है हमारी। सभी को ये पता होना चाहिए कि भाई आपकी साइट पे आपके सामने कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट होगा तो आप में से जिम्मेदारी है कि जिसको भी पता चलेगा वो उसकी
एक्चुअल रिपोर्ट जैसा आपने देखा बिल्कुल उसी तरीके से रिपोर्ट करेंगे और एक्सीडेंट बुक में उसको दर्ज कराएंगे। एक्सीडेंट बुक सभी साइट ऑफिस पे लोकेटेड होती है, रखी होती है। जितने भी सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके पास भी अपनी एक एक रजिस्टर होना चाहिए जिसका नाम एक्सीडेंट बुक या एक्सीडेंट रजिस्टर रखा जाएगा कि तुम्हारे यहाँ पे छोटे मोटे जितने भी होते हैं उसका, हालांकि मुझे पता है वो साले अपने वहाँ पे ना तो रखेंगे ना लिखेंगे, कि उनको पता है कि मैं खुद ही अपने यहाँ पे होने वाले एक्सीडेंट को लिखूंगा तो आके गाली मेरे को ही देंगे सेफ्टी वाले या जो भी होंगे, इसलिए वो नहीं रखेंगे, लेकिन रूल्स ऐसा कहता है। तो यहाँ पे आप इसमें सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि भाई कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इंसिडेंट हुआ, किसी तरीके का नुकसान हुआ या आपको लगा कि होने वाला था बच गए, ऐसी किसी भी इंसिडेंट की रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ हमें सेफ्टी ऑफिस में आके या आपकी साइट पे जो सेफ्टी सुपरवाइजर घूम रहा होगा, वहाँ पे जो इंस्पेक्शन के लिए आया होगा या जो सुपरविजन में होगा, उसको आप रिपोर्ट करेंगे और एग्जैक्ट जैसा हुआ था वैसा ही आप उसको बताएंगे। फिर एक फायर सेफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा उन सभी को बता सकते हैं, ये आपको अपनी तरफ से बताना है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप इसके बारे में खुद जानकारी देंगे कि आपकी साइट पे अगर कहीं आग लगी तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी साइट पे फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, जो बाल्टियाँ हैं रेत की भरी हुई या पानी की वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, और आग कहाँ लग सकती है आपको ध्यान देना है, और क्या नहीं करना है जिससे आग नहीं लगेगी, और आप ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जिससे आग लग सकती है, वो सभी चीज़ें, वो सारी जानकारी आपको वर्कर्स को या एम्प्लॉय को देनी होगी कि आग लगे। और इमरजेंसी में आपको बच के कहाँ से निकलना है, एस्केप रूट कौन सा है, और जब ऐसी कहीं इमरजेंसी हो गई, आग लगी और आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने जब तक रिपोर्ट दी वो बढ़ गई, तो आप सभी को किस जगह आके इकट्ठा होना है, असेंबली पॉइंट कहाँ है, वो सभी जानकारी पूरे तरीके से उन सभी के दिमाग में आपको बिठाना है, उन सभी को इसके बारे में जानकारियां देनी है। सिलेंडर चलाना बीच बीच में आप सिखाते रहें, वो कह देना कि आप में से किसी को सिलेंडर चलाना नहीं आता तो चलिए 2 मिनट में हम चलाना भी सिखा देते हैं अभी साथ के साथ, तो आप उनको एक छोटा सा डेमो भी इंडक्शन में दे सकते हैं, या बोल सकते हैं कि आपकी साइट पे टाइम टू टाइम ये मॉक ड्रिल फायर की करवाते रहेंगे, आप उसको अटेंड करो और उसमें सीखो आग को कैसे रोकना है या कैसे आग लगने के बाद उसको बुझाना है। अब काफ़ी है मेरे ख्याल से, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को। तो सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग हर एक सेफ्टी में जो भी एम्प्लॉय जाता है, वो जूनियर पोस्ट पे हो या सीनियर पोस्ट पे, ये किसी को भी करना पड़ सकता है, हर एक की जिम्मेदारी है। इसका मतलब ही ये है कि आप साइट पे कितना भी काम करो, कितना भी भाग दौड़ करो, कितनी सुपरवाइजन या ट्रेनिंग कर लो, लेकिन अगर इंडक्शन ट्रेनिंग किसी की प्रॉपर नहीं हुई है ना, तो एक्सीडेंट का जो रेट है, एक्सीडेंट रेट है, जो एक्सीडेंट की हमारी सेवरिटी या फ्रीक्वेंसी रेट है ना, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि उन लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं साइट के बारे में, कहाँ पे क्या कैसे क्या काम करना है, रूल रेगुलेशन आप बताएंगे नहीं तो वो आधे से ज़्यादा तो एक्सीडेंट वैसे ही हो जाएंगे। तो इंडक्शन ट्रेनिंग अगर प्रॉपर हो गई है तो आपकी सेफ्टी का भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा, सेफ्टी का परफॉर्मेंस आपका एक्सीलेंट में जाएगा। इसीलिए आपको सेफ्टी की इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में पहले खुद पता होना चाहिए, ताकि आप आगे अच्छे से प्रेजेंट कर सको सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। और इसमें आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट तो लेते ही लेते हैं, 45 मिनट बोल के ही चलते हैं, लेकिन आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्लांट या कितने हैजार्डियस एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, तो बताने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। आशा करता हूँ आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा, बढ़िया लगा लाइक कीजिए, और इसमें क्या आपको समझ नहीं आया या क्या चीज़ आपको अच्छी लगी वो कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपको सबसे बेहतर लगा। और पहली बार वीडियो देखने वालों के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको सभी वीडियो हमारी जितनी भी हैं चैनल पे दिखाई नहीं देंगी जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आपको सिर्फ यही वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाकी की सारी वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन स्टडी अगर आप करना चाहते हैं कंप्लीटली 1 साल का किसी भी डिप्लोमा का, डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी, पीजी डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, किसी भी तरह के डिप्लोमा की अगर आप पूरी 1 साल की कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं विद PDF और वीडियो क्लास, लाइव क्लास और रिटन टेस्ट, इन सभी के साथ आप चाहते हैं तो आपको हमारी
एंड्रॉयड ऐप है योगेंद्र कादियान एकेडमी के नाम से, वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल कीजिए। वहाँ से आप कम से कम पैसे में कोई भी कोर्स खरीद के और अपनी स्टडी, अपना जो आपकी पढ़ाई है फायर सेफ्टी की कंप्लीट 1 साल का सिलेबस कर सकते हैं उससे पूरा। तो अभी मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा, फिर एक बढ़िया वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।